जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। ड्यूरेरिया खाकी सीरीज के नाम से जो बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज सर के द्वारा स्टार्ट किया गया है, इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपका 100% फ़ायदा मिलेगा। और इसके पहले देखिए इसका 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो पीछे क्लास अगर नहीं देखें तो सभी लोग जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है बताइए। कर रहा है किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बल के क्या होती है, समानुपाती होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रकाश के संबंध में असत कथन का चयन कीजिए। इसमें असत कथन जो है ना कौन सा है बताइए। प्रकाश के संबंध में असत कथन कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रकाश के बारे में यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल क्या है तो सही है। नेक्स्ट है इसका जो वर्ण विक्षेपण, इसमें क्या होता है, इसका वर्ण विक्षेपण होता है प्रकाश का, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश के बारे में कि ये कह रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति क्या होती है तो बदलती है, ये क्या है तो गलत है। याद रखिएगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति जो है ना मतलब नहीं बदलती, आप परिवर्तित रहती है, तब क्या होगा सही होगा। यहाँ पे बदलती है इसलिए क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है सीधी रेखा में गमन करने के कारण यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाता है, ये भी क्या है तो सही है। ए बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है तो गलत है। सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 पे आइए। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है बताइए, क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम है। क्या है तो एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप परिवर्तित रहती है। क्या रहती है, आप परिवर्तित रहती है। नेक्स्ट आइए करा एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है बताइए। एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होती है विक्षेपित, जो है विक्षेपित नहीं होती है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है, तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होती है विक्षेपित नहीं होती है। याद रखिएगा कि एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होती है विच्छेदित नहीं होती है। और यह एक प्रकार की क्या है तो ऊर्जा है जिसमें विद्युत एवं चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा निहित होती है और इन पर किसी तरह का जो है ना कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इसमें सही कथन कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि वे ध्रुव की तुलना में भूमध्य रेखा अधिकतम होती है, क्या है तो गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिण ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है, ये भी क्या है तो गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैले हुई निरंतर वक्र में क्या होती है तो बंद होती है, ये क्या है तो सही है। इसमें सही पूछा था कि सही कौन सा है, तो 1 और 4 क्या है बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड के माध्यम से फैली हुई क्या होती है निरंतर वक्र में क्या होती है तो बंद होती है। और चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे क्या होगा चुंबकीय बल रेखाएं जो है ना उत्तरी ध्रुव से क्या होती है शुरू होकर दक्षिण ध्रुव तक क्या होती है समाप्त होती है। ठीक है, उत्तरी से क्या होगा दक्षिणी होगा, यहाँ पे दक्षिणी से उत्तर था इसलिए क्या है गलत है। और आगे याद रखिए कि बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी क्या होती है प्रतिच्छेद नहीं करती है और वे भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव और क्या होता है अधिकतम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नशे में धूत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला योग कौन सा है बताइए। नशे में धूत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला योग कौन सा है बताइए, क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, K2Cr2O7। इसको क्या बोलते हैं रासायनिक नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। ठीक है, और याद रखिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक क्रिस्टलीय आयनिक ठोस यौगिक है जो बहुत चमकीले लाल नारंगी रंग का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, कथन क्या है तो आर है। इसमें बोल रहा है निम्न में संदर्भ में से कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए।
तो देखिए कथन ए कह रहा है कि नमक और बर्फ़ के मिश्रण में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। नमक और बर्फ़ के मिश्रण में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि कारण में कि नमक बर्फ़ के हिमांक को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये क्या है, तो गलत है। क्या है, तो गलत है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है, परंतु आर क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा कि बर्फ़ में अपद्रवों को मिलाने पर उसका गलनांक क्या होता है, तो घट जाता है। बर्फ़ में अपद्रवों को मिलाने पर उसका गलनांक घट जाता है और अपद्रवों को मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ जाता है, जबकि गलनांक क्या होता है, समानता कम हो जाता है। ठीक है। और आगे याद रखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ़ में यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर जो है ना -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, तो कम हो जाता है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि बताइए क्या होगा। कह रहा है एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन का है, इसका अभिप्राय यह है कि क्या होगा, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे सत्य नहीं पूछा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि सभी, मतलब यहाँ पे कह रहा है डाल्टन के परमाणु के बारे में कह रहा है कि परमाणु अविनाशी है। ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं। क्या है, तो गलत है। और नेक्स्ट है पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। ये भी क्या है, तो सही है। तो ए, बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है, तो गलत। इसमें गलत पूछा तो गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में सही है, बताइए। कह रहा है कि कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में क्या करता है, तो बदल देता है। तो याद रखिएगा क्षार के बारे में कि क्षार क्या होता है, तो कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में क्या करता है, तो बदल देता है। ठीक है। और याद रखिएगा कि यह जल में विलय तथा स्वाद में क्या होता है, तीखे और क्या होते हैं, तो कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, यह जल में विलय तथा स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं और अम्ल स्वाद में खट्टा होता तथा यह नीले लिटमस पेपर का क्या करता है, लाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 12 का है, देखिए सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। सूची 1 में क्या है, तो जंतु दिया है, सूची 2 में क्या है, तो संघ दिया हुआ है। ठीक है। कौन सा जंतु का संबंध किस संघ से, इसके बारे में बताना है। देखिए पहला क्या है, एस्कैरिस। एस्कैरिस का संबंध किस संघ से, बताइए। एस्कैरिस का संबंध किस संघ से, बताइए क्या होगा। तो एस्कैरिस का संबंध किससे, सूत्रकृमि संघ निमेटोडा से है। ठीक है। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी का संबंध किससे, तो मलेरिया परजीवी का संबंध अधिजंतु प्रोटोजोआ से है। ठीक है। और नेक्स्ट है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी का संबंध किससे, तो घरेलू मक्खी का संबंध किससे, संधिपाद संघ ऑर्थोपोडा से है। नेक्स्ट है गाय। गाय का संबंध किससे, तो स्तनपायी वर्ग मैमेलिया संबंधित है। तो याद है कि एस्कैरिस को क्या बोले, एस्कैरिस का संबंध किससे है, किस संघ से है, तो सूत्रकृमि संघ से है। मलेरिया परजीवी का बोलेगा किससे संबंधित है, मलेरिया परजीवी का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो आदिजंतु प्रोटोजोआ से है। घरेलू मक्खी का बोलेगा तो संधिपाद संघ ऑर्थोपोडा से है। और गाय का बोलेगा तो स्तनपायी वर्ग मैमेलिया से है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है, बताइए क्या कारण है। 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, सी, बाष्पीकरण कारण। क्या होता है, बाष्पीकरण का कारण। याद रखिएगा ईथर जो है ना बाष्पीशील पदार्थ है और इसकी उच्च अस्थिरता तथा कम क्वथनांक होता है तथा जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी के कारण इनका बाष्पन जो है ना तेज हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमें ठंडक महसूस होती है। और ईथर का उपयोग जो है निषेचक के रूप में किया जाता है और ईथर का उपयोग इत्र सफाई उत्पाद और दवा में उपयोग होता है। ठीक है। चले आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है, मतलब कहाँ शुरू होती है और कहाँ जो है ना पूर्ण होती है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है और कहाँ जो है ना पूर्ण होती है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो याद रखिए कि मनुष्य में जो है ना भोजन की पाचन प्रक्रिया जो है मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में क्या होती है, तो पूर्ण होती है। तो मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में क्या होती है, तो पूर्ण होती है। नेक्स्ट है
कह रहा है कि खास श्रृंखला है, बताइए क्या है, खास श्रृंखला है, बताइए क्या होगा, खास श्रृंखला है क्या है बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य भोजन का क्या करना, स्थानांतरण करना। तो खास श्रृंखला क्या है, तो एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य मतलब भोजन का स्थानांतरण करना। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मर्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है, बताइए। मर्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, टेरिडोफाइटा का है। किसको है, टेरिडोफाइटा का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का जो है ना लाभ नहीं है, मतलब सलाइवा का लाभ नहीं है, बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन सा लार मतलब सलाइवा का लाभ नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है यह निगलने में मदद करती है, लार बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, ये क्या है, नहीं है। नेक्स्ट है यह मुख, जो लार है यह मुख तथा दांतों को साफ करती है, रखती है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और लार के बारे में कह रहा है यह होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, ये भी क्या है, तो सही है। तो लाभ कौन कौन था, ए और बी, ए और ए सॉरी ए सी और क्या है, डी है, लेकिन बी क्या है, तो नहीं है। तो 20 का सही क्या होगा, सही उत्तर होगा। और याद रखिए कि लार जो होता है ना, लार क्या है, हल्की अम्लीय होती है और लार का जो पीएच मान होता है 6.8 होता है। और यह लार ग्रंथियों से जो है निकलती है, या क्या होता है, लार ग्रंथियों से निकलती है। और एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग जो है ना 600 मिलीलीटर लार बनता है। और इसमें लगभग 99% जल तथा 1% जो है ना एंजाइम होता है। और लार जो है ना मुंह में पीएच संतुलन बनाए रखने में क्या करता है, तो मदद करता है। और लार में विशेष एंजाइम होते हैं जो हमारे भोजन में मौजूद स्टार्च को क्या करता है, पचाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, कह रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा, बताइए। कह रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा, बताइए क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, लेकिन भोजन का अवशोषण होगा, भोजन का पाचन होगा, भोजन का अपकरण होगा। ठीक है, तो याद रखिए यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार है। और कोशिकीय श्वसन में भोजन के अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। और इस प्रक्रिया के दौरान भोजन में मौजूद रासायनिक ऊर्जा एटीपी में क्या होती है, तो बदल जाती है। और याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का क्या बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कार्ल वेंडा ने 1898 में दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि डेसिमल दशमलव में बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या है, बताइए। डेसिमल मतलब दशमलव से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सा है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इनकोडर है। क्या है, तो इनकोडर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है थायमीन जो है ना किस विटामिन का रासायनिक नाम है, बताइए। थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, बताइए क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1 का है। किसका है, विटामिन B1 का है। तो थायमीन जो है ना विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और विटामिन बी क्या है, जल में घुलनशील विटामिन होता है। और याद रखिए कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था, फंक किया था। कब किया था, 1912 में किया था। कब किया था, तो 1912 में विटामिन का आविष्कार किया था फंक ने। और यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखिएगा, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं रासायनिक नाम। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B3 को निकोटोमाइड या नियासिन बोलते हैं। और विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं। और विटामिन B9 को फोलिक अम्ल कहते हैं। और विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मीन कहते हैं। और विटामिन ई को टेकोफेरोल कहते हैं। विटामिन के को जो है ना फिलोक्यूनोन कहते हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ अवस्थित है, बताइए क्या होगा। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में। कहाँ, इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है, प्यूनिक युद्ध जो है ना किसके मध्य लड़े गए थे, बताइए। प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए थे, बताइए क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था। तो प्यूनिक युद्ध जो है ना किसके मध्य लड़ा गया था, तो रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था। और याद रखिए कि प्यूनिक युद्ध 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व के मध्य यूरोप के प्रदेशों एवं भूमध्य सागर के कार्थेज एवं रोमन सैनिकों के बीच हुआ था। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि प्रथम जो है ना युद्ध कब हुआ था प्यूनिक का, तो 264 से 241 ईस्वी पूर्व में जो है ना कार्थेज के सेनापति सेथिपस हेमिल्कर एवं रोमन सेना के मध्य हुआ था। इसमें कार्थेजों की जो है ना पराजय हुई थी। और दूसरा बोलेगा 218 से 201 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। और तीसरा बोलेगा 349 से 146 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से
करा निम्नलिखित में से राग के साज किस प्रशासनिक जो है ना पुरापाषाणिक स्थल से मिला है, बताइए। निम्नलिखित में से राग के साज किस पुरापाषाणिक स्थल से मिला है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुरनूलस गुफा से मिला है। कहाँ से मिला है? कुरनूल गुफा से मिला है। अब क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से राग के साज किस प्रशासनिक स्थल से मिला है, तो कुरनूल गुफा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है, बताइए। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के तट पर क्या है, तो अवस्थित है। और हड़प्पा स्थल क्या है, तो रावी नदी के तट पर क्या है, अवस्थित है। और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटोगोमरी जिला में क्या है, तो अवस्थित है। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने कब किया था? 1921 में किया था। और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, प्रथम खोजा गया स्थल है। और इसी कारण से सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आइए। करा कि रिंग वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। इसमें 3 सही है, 1 क्या है, तो गलत है, बताइए। रिंग वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि रिंग वैदिक युद्धों के संदर्भ में, देखिए पहला कह रहा है इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, ये भी क्या है, तो सही है। और युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहित में बांटा जाता था, ये क्या है, तो गलत है। लेकिन ए, बी और सी क्या है, तो बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि रिंग वैदिक युद्धों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे और लड़ाइयाँ जैसी जमीन के लिए लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो वाली फसलों को जो है उपजाया जा सकता था। और याद रखिएगा युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग जो है ना, रिंग वैदिक युद्धों में युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था और शेष धन जो है आम लोगों में बांट दिया जाता था। इसलिए क्या है, तो डी नंबर क्या है, तो गलत है। बाकी ए, बी, सी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है कि मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। तो देखिए मौर्य प्रशासन के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, बिल्कुल क्या है, तो सही है। मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तहसीला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे, ये भी क्या है, तो सही है। तो 1, 2, 3 क्या है, बिल्कुल सही। इसमें सही कथन क्या होगा, सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा यहाँ पे देखिए सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। सूची 1 दिया है, सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। बताइए विशाख दत्त क्या थे, बताइए। विशाख दत्त जो थे क्या थे, बताइए। तो विशाख दत्त क्या थे, तो एक जो है ना ये क्या थे, नाटक थे। क्या थे, विशाख दत्त एक नाटककार थे। क्या थे, विशाख दत्त एक नाटककार थे। नेक्स्ट है बरामिहिर। बरामिहिर क्या थे, बताइए। तो बरामिहिर जो है ना खगोल विज्ञान थे। कौन थे, खगोल विज्ञान थे। नेक्स्ट है चरक। चरक क्या थे, चरक जो है ना चिकित्सक थे। कौन थे, चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त क्या थे, ब्रह्मगुप्त क्या थे, गणितज्ञ थे। क्या थे, गणितज्ञ थे। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था, बताइए। कर रहा है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था, बताइए, क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर के लिए जो है ना किया जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1 मिनट, हाँ सही है। आगे देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि औरंगजेब कह रहा है औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत पर सहयोग मिला था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था, बताइए, क्या होगा। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। क्या था, अकबर था, ठीक है। तो औरंगजेब के पुत्र अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था जिसमें उसके मराठों एवं दक्कन दोनों सल्तनतों से सैन्य सहायता मिली थी। और यह सबसे बड़ा कारण था कि इसके बाद औरंगजेब की राजपूतों के विरुद्ध स्थिति काफ़ी जो है ना कमजोर पड़ गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है कि 1922 में गांधी जी का सजा सुनाने वाला जज कौन था, बताइए। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाला जज कौन था, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड थे। कौन थे, जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड थे, ठीक है।
तो असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था और गांधी जी को जो है ना मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर जो है ना जांच की कार्रवाई की रहता करने वाले जज जस्टिन C.N. ब्रूफील्ड ने उन्हें सजा सुनाया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, बताइए। कह रहा है किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था, बताइए किसने किया था। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट है हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियों की जिम्मेदार है, जातियाँ जिम्मेदार है, यह कथन किसका है, बताइए। हरिजनों की अक्षमता के लिए हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियाँ जिम्मेदार है, यह कथन किसका है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, H.J. खांडेकर का है। किसका? H.J. खांडेकर का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, बताइए। राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में पहला ऑप्शन कह रहा है इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया था। ये क्या थे? बिल्कुल क्या है? गलत है। समर्थन नहीं, इसका क्या थे? विरोधी थे। क्या थे? विरोधी थे। ये क्या है? गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो गलत है। आगे देखिए सही को देख लेते हैं। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट है इन्होंने मतलब राजा राम मोहन राय ने वेदों और तथा उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किए थे, भी क्या है? सही है। और राजा राम मोहन राय समाज सुधारकों में अग्रणी थे, भी क्या है? तो सही है। तो बी सी डी सही है, लेकिन डी ए क्या है? तो असत्य है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कह रहा है निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन का जो है ना प्रस्ताव पारित किया गया था। तो सन 1920 ईस्वी में नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ संघर्ष की एक नई योजना स्वीकार की गई, जिसमें असहयोग आंदोलन का जो है ना नाम दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए नहीं थे, बताइए कौन नहीं थे। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, अशफाक उल्लाह खान थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था, कहाँ कहाँ किया गया था, बताइए। तो देखिए यहाँ पे बलिया में किया गया था, तामलुक में भी किया गया था, सतारा में भी किया था। तो कहाँ किया गया था? सभी जगह किया गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 3 मतलब जो है ना बलिया, तामलुक और सतारा में सभी जगह किया गया था। तो याद रखिएगा कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में और बंगाल के तामलुक में और बम्बई के सतारा जैसे कुछ क्षेत्रों में जो है ना क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकारें बनाई थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा समय तक जो है ना समानांतर सरकारें सतारा में रहा था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है माउंट बेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। माउंट बेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, देश के विभाजन से। किससे? देश के विभाजन से है। तो याद रखिएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन जो मार्च 1947 में नए वायसराय बनकर भारत आए, तो भारत को जो है ना 2 स्वतंत्र राज्यों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने की योजना माउंटबेटन योजना जो है ना प्रस्तुत किया था। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को भारत जो है स्वतंत्र हो गया था। और भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन जो है ना ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार जो है ना सरकार थी तथा वहाँ के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जो है ना एक गलत है, बताइए। इसमें गलत कौन सा है, बताइए। देखिए इसमें पहला कह रहा है कि लॉर्ड नॉर्थ के समय क्या हुआ? 1773 का क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। याद है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। यह अधिनियम भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रणों के प्रयासों की शुरुआत थी। और इस समय बंगाल के गवर्नर जो है ना गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, और नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध किससे? अस्थायी बंदोबस्त से। बिल्कुल क्या है? तो सही है। याद रखिएगा कि वर्ष 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भूराष्ट्र व्यवस्था लागू की, जिसे वर्ष 1799 में क्या अस्थायी कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड वेंटिंग। लॉर्ड वेंटिंग का संबंध किससे? सती प्रथा का उन्मूलन से है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो और नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का भारतीय शिक्षा का मैना काटा, ये क्या है? तो गलत है। याद रखिए कि भारतीय शिक्षा का मैना काटा का संबंध किस व्यक्ति से है? तो लॉर्ड डलहौजी से। किसे? तो लॉर्ड डलहौजी से। किसे है?
लॉर्ड डलहौजी से है, याद रखिए किससे है, लॉर्ड डलहौजी से है। तब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है तो गलत है, बाकी ए बी सी क्या है बिल्कुल सही है। याद रखिए कि वर्ष 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया था और इसे भारतीय शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे करा कि प्रस्तावना में वर्णित संप्रभुता प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है, क्या है बताइए। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है, क्या है बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अवस्था अथवा बाह्य सत्ता से क्या है पूर्ण रूप से क्या है स्वतंत्र हो। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय क्या है, तो ऐसी व्यवस्था जहाँ भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से क्या है पूर्ण रूप से क्या है स्वतंत्र हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मौलिक अधिकारों का क्या है सबसे सटीक वर्णन है, बताइए क्या है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त क्या है अधिकार है। नेक्स्ट आइए, कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से, बताइए। कर रहा है निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से, बताइए किसका है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 कटौती प्रस्ताव का है। किसका है तो कटौती प्रस्ताव का है। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं बजट कहते हैं। क्या कहते हैं बजट कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा संसद में बजट पेश किए जाने के बाद उस पर समान चर्चा होती है। तत्पश्चात लोकसभा विभागानुसार अनुदान की जो है मांगों पर चर्चा करती है और उन्हें स्वीकृति देती है कि लेकिन अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान यदि कोई सदस्य चाहता है कि बजट में किसी विभाग के लिए आवंटित राशि में कटौती की जाए तो वह सदस्य एक नोटिस देकर इसका संबंध प्रस्ताव पेश कर सकता है और इस प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव जो है ना कट मोशन कहते हैं। ठीक है, इसी को या तो कट मोशन बोल सकते हैं या इसी को जो है ना कटौती प्रस्ताव बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए। इसमें अनुसूची दिया हुआ, अनुसूची का संबंध किस उपवन से इसके बारे में जो है ना बताना है। आगे कह रहा है देखिए उपयुक्त उद्गमों में से कौन सा जोड़ा जो है ना सही सुमेलित है। इसमें सही कौन सा इसके बारे में बताना है और कौन सा जो है ना एक गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि चौथी अनुसूची में जो है ना किसका संबंध है। तो चौथी अनुसूची में क्या है तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के लिए आवंटन से क्या है संबंधित है। ये क्या है बिल्कुल सही है। तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित किस अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि छठी अनुसूची में क्या है तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित ये क्या है तो गलत है। याद रखिए कि छठी अनुसूची में किसका संबंध है। याद रखिए छठी अनुसूची में जो है ना असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधों से क्या है संबंधित है। ये क्या है तो बिल्कुल जो है ना 2 नंबर क्या है तो गलत है। और याद रखिएगा कि यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित बोलेगा तो कौन सा अनुसूची है तो अनुसूची जो है ना 5 है। क्या है अनुसूची 5 है। तो अनुसूचित जो है ना अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे उपबंधों की चर्चा जो है ना किससे संबंधित है तो अनुसूची 5 से है। और छठी अनुसूची में क्या है तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में क्या है उपबंध से संबंधित है। और नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या संबंध है, इसे किससे संबंधित है तो संसद के सदस्यों की निर्भरता से क्या है संबंधित है। किससे तो 10वीं अनुसूची से है। तो 1 और 3 क्या है बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 क्या है सही है लेकिन 2 क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। ग्राम सभा के बारे में पूछा है कि ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। 43 का देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत बैसों की सभा है, बिल्कुल क्या है तो सही है। ग्राम सभा जो है एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत बैसों की सभा है, बिल्कुल क्या है तो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ग्राम सभा के सदस्य जो है ना 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, ये भी क्या है तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में क्या है तो राज्य दिया हुआ है। सूची 2 में क्या है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है। किस राज्य में कितना राज्यसभा की सीट है इसके बारे में जो है ना मिलान करना है। बताइए गुजरात में जो है राज्यसभा की सीट कितना है, बताइए। तो गुजरात में जो है राज्यसभा की सीट कितना है तो 11 है। कितना है 11 है। नेक्स्ट है कर्नाटक में जो है राज्यसभा की सीट कितना है तो 12 है। कितना है तो 12 है। नेक्स्ट है बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है तो 16 है। और नेक्स्ट है उड़ीसा में जो है ना राज्यसभा का सीट कितना है तो उड़ीसा में राज्यसभा का सीट कितना है तो 10 है। इसका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा
सी हो जाएगा 2 3 1 4। तो याद रखिएगा कि गुजरात में राज्यसभा का सीट कितना है, 11 है। कर्नाटक बोलेगा तो 12 है। बिहार में बोलेगा तो 16 है। उड़ीसा में बोलेगा तो 10 है। और सर्वाधिक जो है ना किस राज्य में राज्यसभा की सीट है, तो सर्वाधिक कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। जी कितना है, तो 31 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 45 पे। करा कि निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो याद है कि अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के प्रावधान किया गया है और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। और जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1990 में हुआ था। कब हुआ था, 1990 में हुआ था। किस सरकार के द्वारा किया गया था, तो जनता दल सरकार के द्वारा किया गया था। और इसका गठन सरकारिया आयोग की सिफारिशों को मानते हुए बीपी सिंह के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि भारतीय, यहाँ पे करा कि भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर तब विषय पर जो है ना भी तब कानून बना सकती है जब क्या करेगा, बताइए। करा कि भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब क्या होगा, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इसमें क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। याद रखिएगा कि अंतर्राज्यीय समझौते के प्रभावी बनाने हेतु और नेक्स्ट है संबंधित राज्य की सहमति से और राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू रहने की अवस्था में। तो यहाँ पे याद रखना है ना कि अनुच्छेद 249 में जो है ना उल्लेख है कि संसद राज्य सूची के विषय पर जो है ना कानून बना सकती है। यहाँ पे याद रखिए अनुच्छेद 249 में क्या है, तो उल्लेख है कि संसद जो है ना राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भी कानून बना सकती है। और याद रखिए अनुच्छेद 356 मतलब राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत किसी राज्य को जो है ना किसी राज्य को मतलब रखा गया है। अंतर्राज्यीय समझौते या विदेशी शक्तियों के साथ साथियों के लिए आवश्यक भी है। और राज्य सूची जो है ना वर्तमान में कितने विषय है, तो 61 विषय है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का है, इनमें से कौन सा राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है, बताइए। क्वेश्चन करा है इनमें से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है, बताइए। क्वेश्चन जो लेवल की दिया हुआ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा जो क्वेश्चन का जो लेवल है आगे देखिए थोड़ा सा आपको इजी मिलेगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में जो है ना आपका क्वेश्चन का देख करके लगेगा कि हाँ किस प्रकार जो है ना आपको क्वेश्चन का लेवल दिया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि राज्यसभा के बारे में मतलब राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित क्या क्या है। देखिए पहला कह रहा है कि समान विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों संशोधन प्रस्तावित करती है, ये भी क्या है, ये भी सम्मिलित है। और नेक्स्ट है संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, ये भी क्या है, तो सम्मिलित है। और नेक्स्ट है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, ये भी क्या है, तो सम्मिलित है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं पूछा है कि कौन सा कथन जो है ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री के मतलब संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि मुख्यमंत्री के बारे में कह रहा है मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। मुख्यमंत्री जो होता है राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मुख्यमंत्री जो है ना मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये क्या है, तो गलत है। तो गलत उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा ना कि मुख्यमंत्री जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख नहीं होता है, बल्कि राज्यपाल जो है ना राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है, औपचारिक प्रमुख होता है। यहाँ पे क्या होगा, राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है, डी नंबर क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि विधानसभा के संदर्भ में विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य नहीं है, बताइए। कौन कथन जो है ना गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि विधानसभा के बारे में कह रहा है इसका कार्यकाल समानता 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है राज्यपाल इसके कार्यालय के समाप्त होने से पूर्व इसे भी विघटित कर सकता है, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है, ये क्या है, तो गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी और सी क्या है, बिल्कुल सही, लेकिन डी क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा कि विधानसभा के संदर्भ में दिए गए सभी कथन क्या है, बिल्कुल जो है ना ए बी सी क्या है, सही है, लेकिन डी क्या है, तो गलत है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इसमें याद रखिए ना कि विधानसभा का कार्यकाल आम चुनाव के पश्चात पहली बैठक से लेकर समानता 5 वर्ष तक होता है। इसके पश्चात विधानसभा जो है ना स्वतः विघटित हो जाती है। हालांकि राज्यपाल इसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व इसमें विघटित जो है ना कर सकता है। ठीक है, चल आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने बोल रहा है कि बिहार के जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करने बोल रहा है, बताइए क्या होगा।
तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना और जहानाबाद क्या होगा, गया हो जाएगा। याद रखिएगा कि सीतामढ़ी यहाँ पे बोल रहा है बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करिए, तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद गया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि नटंकी या इटाकी जो है नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, बताइए। नटंकी या तो इटाकी बोल सकते हैं कि नेशनल पार्क जो है ना कहाँ अवस्थित है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नागालैंड में। कहाँ है, तो नागालैंड में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था, बताइए। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1988 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1988 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, याद रखिए कि वर्ष 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है ना 2011 की जनगणना के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और याद रखिए सबसे अधिक पूछेगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बिहार राज्य का कितना, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में जो है ना पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में जो है ना पृथक मतलब अलग किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अंडमान एवं क्या होगा, निकोबार होगा। तो 10 डिग्री जलमार्ग अथवा चैनल एक संकीर्ण जलीय भाग है। यह चैनल भारत के बंगाल की खाड़ी में क्या है अवस्थित, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप को क्या करता है, तो अलग करता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, बताइए। पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुडप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, बताइए कहाँ है। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी जो अवस्थित है कहाँ है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में अवस्थित है। देखिए कांगड़ा एवं कुल्लू, मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत जैसी पर्यटन स्थल लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, और लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटियाँ को दून के नाम से जो है ना जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित नहीं है। यहाँ पे गलत पूछा है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है, बताइए। तो देखिए पहला है कि मालाबार तट कहाँ है, कर्नाटक, बिल्कुल क्या है, सही है। कोकण तट कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट है काठियावाड़ तट कहाँ है, तो गुजरात में, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और कोरोमंडल तट कहाँ है, तो केरल में, क्या है, तो गलत है। यही क्या है, तो गलत है। कोरोमंडल तट कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ है, तो तमिलनाडु में, याद रखिए कहाँ है, तमिलनाडु में। याद रखिएगा कि पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है कहाँ, बताइए। भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है कहाँ, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में मिलता है। कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कह रहा है कि काली, सिंध, सिप्रा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, बताइए। काली, सिंध, सिप्रा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल का है। किसका है, तो चंबल का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बताइए क्या होगा। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुचिकल जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, कुचिकल जलप्रपात है। याद रखिए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बोलेगा तो कुचिकल जलप्रपात है, जो कर्नाटक के शिमोगा जिले के एक शहर जो है ना मस्तिकट्टे के पास क्या है, निंडुगोंडू गांव के निकट स्थित है। और इसकी ऊंचाई बोलेगा 455 मीटर, अगर फीट में बोलेगा तो 1493 फीट। यह जलप्रपात बराही नदी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी की भूपट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है, बताइए। पृथ्वी की भूपट्टी पे पाए जाने वाला तत्वों की सही क्रम क्या होगा, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम और क्या है, तो सोडियम है। तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर पाया जाना तत्व कौन का है, ऑक्सीजन है, जिस कितना है 46.6%, सिलिकॉन बोलेगा 27.7%, एल्यूमिनियम बोलेगा तो क्या 8.1%, लोहा बोलेगा तो 5%, कैल्शियम बोलेगा तो 3.6% और सोडियम बोलेगा 2.80%। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, बताइए। नीचे दिए कूट की सहायता करके सही उत्तर को चुनिए।
बताइए क्या होगा। करा निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, बताइए कौन कौन अवस्थित है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 कौन कौन है, तो कोलंबिया अवस्थित है और कौन है तो केन्या अवस्थित है। कौन कौन, कोलंबिया और केन्या अवस्थित है। याद रखिएगा ना कि कोलंबिया तथा केन्या भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। कोलंबिया तथा केन्या भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। भूमध्य रेखा पर कुल 13 देश जो है अवस्थित है। कौन कौन 13 देश है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, साओ टोमा और प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती जो है ये 13 देश क्या है तो अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से जो है डेकर ट्रैप का निर्माण हुआ है, बताइए। कह रहा है कि किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, बताइए क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेसाल्ट लावा प्रवाह होगा। क्या होगा, बेसाल्ट लावा प्रवाह होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, बताइए। ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, बताइए किसका करता है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऐसा करता है। किसका करता है, लॉ ऐसा करता है। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्या, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है, बताइए। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर जो है ना सीमा शुल्क कहलाता है। क्या कहलाता है, सीमा शुल्क कहलाता है। ठीक है, क्या होगा, तो सीमा शुल्क कहलाता है, सीमा शुल्क कहलाता है। ठीक है, तो आयात और निर्यात पर लगने वाला जो कर होता है सीमा शुल्क कहलाता है। और यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला क्या, एक अप्रत्यक्ष कर है। और सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्यों के साथ नहीं किया जाता है। ठीक है, और केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन कौन है, तो आयकर है, कॉर्पोरेट कर है, संपत्ति कर है, प्रतिभूति लेन देन कर है। ये सब क्या है, तो केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 कह रहा है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, बताइए। भारत की जो है ना राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नरसिम्हन कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है, बताइए। नरसिम्हन कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग संरचना सुधार से। किससे, तो बैंकिंग संरचना सुधार से। नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट बोला है। ठीक है, तो नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट जो निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है, तो बैंकिंग संरचना सुधार से क्या है, तो संबंधित है। और नरसिम्हन समिति फर्स्ट का जो गठन हुआ था 1991 में किया गया था। और नरसिम्हन समिति 2 का गठन बोलेगा तो कब किया गया था, 1998 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, और यहाँ पे देखिए ना कि बैंकिंग सुधार समिति जो है ना कौन कौन से इससे जुड़ी समितियाँ हैं। तो चक्रवर्ती समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई समितियाँ हैं। और नरसिम्हन समिति है, वर्मा समिति है, बिमल जलान समिति है, गोयपुरिया समिति है, नरसिम्हन समिति द्वितीय, दामोदरन समिति है, नचिकेत मोर समिति। इन सभी समिति का संबंध किससे है, तो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सेबी का मुख्यालय स्थित है कहाँ, बताइए। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। कहाँ है, तो मुंबई में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे, बताइए। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, बताइए। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, बताइए क्या होगा। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.8% का जो है ना वृद्धि का अनुमान है। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में 3.8% वृद्धि का क्या है, तो अनुमान है। और आर्थिक सर्वेक्षण की बजट में आर्थिक सर्वेक्षण जो बजट होता है, बजट से जो है ना एक दिन पूर्व की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी को पेश किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है, बताइए। नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30% है। कितना है, तो 30% है। 0 से 4 लाख बोलेगा तो कितना है, 0% है। 4 से 8 लाख बोलेगा कितना परसेंट टैक्स है, तो 5% है। 8 से 12 बोलेगा तो 10% है। 12 से 16 बोलेगा तो कितना लाख था, 15% है। 16 से 20 लाख बोलेगा तो 20% है। 20 से 24 लाख बोलेगा तो 25% है। और 24 से प्लस बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 30% है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 73 कह रहा है कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहटा में किया गया। कहाँ किया गया, बिहटा में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ट्विटर एक्स की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया, बताइए। ट्विटर जो है ना एक्स की, या ट्विटर बोल सकते हैं, तो अभी वर्तमान में क्या नाम है, एक्स की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया, बताइए क्या होगा।
तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लिंडा यार्किनो को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें ऑपरेशन। ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है बताइए। ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है बताइए। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए। ऑपरेशन जो है ना कन्विक्शन किससे संबंधित है बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और क्या है 3 है। तो ऑपरेशन कन्विक्शन जो है ना यौन उत्पीड़न से संबंधित है, धर्म परिवर्तन संबंधित है, गौ हत्या प्ररोग से जो है ना तीनों संबंधित है। 1, 2, 3 क्या होगा, तीनों होगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा ऑपरेशन कन्विक्शन यौन उत्पीड़न, हत्या, लूट, डकैती, धर्म परिवर्तन तथा गौ हत्या आदि को क्या है कम करना तथा इससे शामिल अपराधियों को जो है ना इसमें शामिल अपराधियों को गिरफ्तारी को सुनिश्चित करना है। और यह ऑपरेशन जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा ऑपरेशन, तो ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया बताइए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया बताइए। कहाँ किया गया है, तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गोवा में किया है। कहाँ किया है, गोवा में किया गया है। नहीं देखिए, कह रहा है कि अशोक हॉल का नाम बदलकर जो है ना क्या कर दिया गया बताइए। अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया बताइए। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मंडप कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अशोक मंडप कर दिया गया। ठीक है, तो अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो अशोक मंडप कर दिया गया। कुछ जो नाम जो है ना उसका परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, सुन लीजिए। देखिए पहला क्या है, तो याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या कर दिया गया, नया नाम क्या है, तो श्री विजयपुरम है। और दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया, गणतंत्र जो है ना मंडप कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिएगा कि अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम जो है ना क्या कर दिया गया बदल करके, तो अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया। ठीक है, और पुराने संसद भवन का नाम क्या कर दिया गया, वर्तमान में संविधान सदन कर दिया गया है। ये सभी पॉइंट जो है ना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 78 कह रहा है कि बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से जो है ना सम्मानित किया गया बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया बताइए। कितने को किया गया है, तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 को किया गया। कितने को किया गया, 2 को किया गया है। तो बिहार की 2 महिलाओं को जो है ना पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें स्वर कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा तथा सुजनी कला में निपुण निर्मला देवी को जो है ना प्रदान किया जाएगा। और स्वर्गीय जो है ना शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण तथा निर्मला देवी को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का है, स्वप्निल कुशाली जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है, वे किस राज्य से जो है ना संबंध रखते हैं बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि स्वप्निल कुशाली जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है, वो किस राज्य से संबंध रखते हैं बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से संबंधित रखते हैं। किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र से जो है ना अपना संबंध रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निजुत मोइना किस राज्य की योजना है बताइए। निजुत मोइना किस राज्य की योजना है बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, असम का है। किसका है, तो असम का है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बंधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई है, इस परियोजना की अवस्थिति जो है ना किस राज्य में बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बंधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई है, इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, महाराष्ट्र से संबंधित है। किससे, तो महाराष्ट्र से जो है ना संबंधित है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 76,220 करोड़ रुपये के निवेश के साथ महाराष्ट्र के पालघर में बंधावन बंदरगाह परियोजना की जो है ना आधारशिला रखी गई है। और यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर क्या है, बंदरगाह होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है बताइए, क्या होगा। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 देशों को जो है ना संपन्न देशों मतलब परमाणु संपन्न देश बतलाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना सत्य है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, जिसमें बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है बताइए। देखिए पहला कह रहा है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कह रहा है इस योजना में आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों का फायदा होगा, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है इसमें 63,000 आदिवासी गाँवों को जो है ना शामिल करने का लक्ष्य है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल क्या है, तो सत्य है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर जो हम बता दे रहे हैं। 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर देखिए 87, 87 का जो सही उत्तर क्या होगा, 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 88, 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो 89 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन ये भी है, तो ये सारे लास्ट में जो है ना मैथ रीजनिंग का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, तो बी होगा। चल आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ देखिए जी का क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे बताइए, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइए, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फुटबॉल से संबंधित है। किससे, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है बताइए, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरो है। क्या है, तो यूरो है। तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो यूरो है। जापान का बोलेगा तो येन है, नेपाल का बोलेगा नेपाली रुपया है, तुर्की का बोलेगा तो लीरा है, फिलीपींस का बोलेगा तो पेसो है, स्पेन का बोलेगा तो यूरो है, मालदीव का बोलेगा तो मालदीवियन रुपया है, और तुर्की का बोलेगा तो क्या है, तो लीरा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है बताइए, वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है बताइए, क्या होगा। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रायन सिंह को जो है ना कहा जाता है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो रायन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि अशोक चक्र पुरस्कार, अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी बताइए, अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताइए, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा बताइए। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैटी होगा। क्या होगा, तो गैटी होगा। ठीक है, और वैरायटी मतलब क्या होता है, विविधता होता है। एंजाइटी मतलब चिंता होता है। गैटी मतलब आमोद प्रमोद होता है। सोसाइटी मतलब समाज होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है बताइए, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट है कह रहा है कि सब्यसाची किसका प्रवाची शब्द है बताइए, सब्यसाची किसका प्रवाची शब्द है बताइए। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन का है। किसका है, तो अर्जुन का है। नेक्स्ट है महर्षि का संधि विग्रह क्या है बताइए, महर्षि का संधि विग्रह क्या है बताइए। 99 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, महाजो ऋषि है। क्या है, तो महाजो ऋषि है। नहीं देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, कह रहा है कि फ्रॉम द फ्लोइंग प्रीफिक्स गिवन बिलो बाय एडिंग विच वन इन एबिलिटी ए न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म बताइए, क्या होगा। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, इन होगा। क्या होगा, तो इन होगा। ठीक है, तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग को कितना नंबर आया, आप लोग कमेंट कर दिएगा। थोड़ा सा ये जो सेट था ना थोड़ा हार्ड था, इसलिए थोड़ा क्लास लॉन्ग चल गया, इसलिए क्योंकि जो है ना हर वो क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करवाएं। थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल था ना थोड़ा ज़्यादा मॉडरेट था। आप देखें पूरा अगर क्लास देखेंगे आपको पता चल गया होगा। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें 21,000 प्लस मेंबर है, उसी को ज्वाइन कीजिएगा। आपको सारा जो है ना आपको क्लास वगैरह सारा टेस्ट सीरीज सारा कुछ आपको उसी पे मिलेगा। बाकी आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का कितना नंबर आया। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जितने लोग क्लास को नए लोग देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जो है ना बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।